हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। मैं हूं संजय राजौरा और आज की मौजों से मैं आपको रूबरू कराता हूं। आइए देखते हैं इस बार का भारत एक मौज। पड़ गई शांति? रुला दिया ना आपने बेचारे मोदी जी को। अच्छा लगता है आपको कि हर 2-4 महीने के बाद देश का प्रधानमंत्री आके टीवी पे कैमरे के सामने ऐसे रोए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतनी डिमांड एक इंसान से। अरे यार, वो जो लाशें नदियों में बहती हुई तस्वीरें आ रही हैं वो तो नाइजीरिया की हैं। बता दिया हमारे देश की टॉप टॉप रिसर्चर साइंटिस्ट कंगना रनौत ने। तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं, वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। अब आप उसको भी नहीं मानोगे तो यार किसको मानोगे? एक बंदा, उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस कि यार क्या क्या करेगा, इतने बड़े देश का बोझ उसके सर पे है। हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि एक बंदा कितना कुछ करेगा यार। आपका पेट ही नहीं भरता यार, आपके घर में ट्रेजेडी हो रही है, ये क्या मोदी जी की प्रॉब्लम है? आप बार बार उनसे पूछने लगते हो ऑक्सीजन कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, बेड कहाँ है, कुंभ क्यों कराया, इलेक्शन रैली क्यों कराई। भाई वो प्रधानमंत्री तो यही करते हैं ना, यही काम होता है उनका। हर 3-4 महीने में आपने कुछ ना कुछ कर देना है और फिर उन्होंने आके रो देना है। मतलब यार, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर ऑन वन मैन। आस्क नॉट वॉट मोदी जी हैज डन फॉर यू, आस्क वॉट यू हैव डन फॉर मोदी जी। उनकी जिंदगी देखो, उनको दुनिया भर को फेस करना पड़ता है, उनको देश को फेस करना पड़ता है, उनको सबके सामने क्या क्या बोलना पड़ता है। हाँ, और इस चक्कर में उनसे भूल चूक हो जाती है। भाई वो भी इंसान ही है, कौन से इंसान से भूल चूक नहीं होती है? आपने क्या अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला क्या? कौन इंसान ऐसा है कि जो ये कह सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ही नहीं बोला? वो कभी कभी जबान फिसल जाती है यार। अब जाके उन्होंने बोला पहले, और यूएन में भी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि हमने तो अपनों को इतने वैक्सीन नहीं लगाए जितने हमने बाहर दे दिए। मतलब जैसे हमने एहसान कर दिया लोगों के ऊपर कि जो है कि ले जाओ भाई, ले जाओ, हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। ये तो बाद में क्लैरिटी हुई कि भैया एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है एक्चुअली, वो हमारा तो है भी नहीं, उन्होंने हमको बनाने के लिए दिया था और उसमें कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया आपको इतनी डोजेस बाहर भेजनी ही भेजनी है। तो वो कोई चैरिटी नहीं है, वो बिजनेस डील थी। लेकिन मोदी जी के मुझे निकल गया वहां से, आप उनके पीछे ही पड़ गए यार कि ये कैसे। पहले तो आप इस बात पर लड़ रहे कितने वैक्सीन बाहर क्यों भेज दिए, अंदर क्यों नहीं लगवाए। भाई वो भेजने थे, वो अलग बात है कि उनकी जबान फिसल के उन्होंने बोल दिया कि हमने एहसान कर दिया दुनिया के ऊपर। अब ये देखो कि आप अपने आप को उनकी पोजीशन में रख के देखो, ठीक है? उनको दुनिया भर के सामने जाके बोलना पड़ता है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं साइंटिफिक तरीकों से, हमारे वैज्ञानिक निरंतर काम कर रहे हैं। कौन से वैज्ञानिक है ये बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि है ही नहीं कोई यहां पे, फिर भी उनको बोलना पड़ता है। डू यू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ अ पिक्चर? ये इतना बड़ा जो एक बनाना आपको एक दिन करना पड़ जाए ना तो 24 में से 48 घंटे रहो आप। ये तो फिर भी 3-4 महीने में एक दफा होते हैं यार। उनको बोलना पड़ता है हमारे यहाँ वैज्ञानिक तरीकों से काम हो रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। वो बाहर कैसे बोल सकते हैं कि इनके ही गुर्गे, इनके ही मंत्री तंत्री जो है वो कोई गोबर की बात कर रहा है, कोई गौमूत्र की बात कर रहा है। जैसे साध्वी प्रज्ञा ने बोला कि मैं तो रोज गौमूत्र पीती हूं, मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता, उससे मैंने कैंसर भी ठीक कर लिया। ये जाके इंटरनेशनल फोरम पे थोड़ी बोल सकते हैं। इनके मंत्रियों ने पूरा एक डाइट चार्ट बना रखा है कि सुबह उठ के इतने चम्मच गोबर खाओ, इतना गौमूत्र पियो नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले, फिर बीच में वो भाभी जी कोई पापड़ है वो खा लो, और फिर रात को कुछ सोने से पहले डार्क चॉकलेट खा लो, और क्या कहते हैं, शंख बजाओ। और शंख, हाँ इंपॉर्टेंट बात, शंख बजाने के बाद सोने से पहले आपको अंग्रेजी में बोलना है गो कोरोना गो, क्योंकि कोरोना जो है फॉरेनर है ना, हालांकि आया चाइना से है, लेकिन इंडिया में आके वो अंग्रेजी में ही बात समझता है। तो आप ये बोलोगे जा कोरोना जा, तो वो नहीं जाएगा। शंख बजाते वक्त आपको गो कोरोना गो बोलना। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो है बीजेपी के लोगों ने एक पूरा डाइट चार्ट बनाया है, और बीच में कोरोना लेने को भी कहा गया उसमें, वो बाबा रामदेव की जो दवाई है। अब मोदी जी की आप पोजीशन देखो, वो जब इंटरनेशनल फोरम पे लोगों को एड्रेस करते हैं या इवन कंट्री में भी एड्रेस करते हैं, क्या कभी भी उन्होंने एक बार भी इन सब चीजों का जिक्र किया है? एक बार भी नहीं किया ना। डू यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग नरेंद्र मोदी? हो क्या रहा है, बोलना क्या पड़ता है, ठीक है? मतलब मोदी जी के बारे में बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, ड्राइवर तो महान है, हेल्पर से परेशान है। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, आस्क नॉट वॉट मोदी जी हैज डन फॉर यू,
आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर मोदी जी। मोदी जी देश के लिए नहीं है, देश मोदी जी के लिए है, ध्यान रहे। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि ड्राइवर तो महान है, हेल्पर से परेशान है। उसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि भारत की मौजें आजकल मतलब अपने टेंटिकल्स निकाल के दूर दूर तक जा रही हैं, इंडिया से भी बाहर पहुंच रही हैं मौजें। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में फिर से झगड़ा हो गया, ठीक है, और मतलब अब उसकी पॉलिटिक्स क्या है, वो झगड़ा क्यों है, उसकी हिस्टोरिकल रीजंस क्या है, वो इस प्रोग्राम का स्कोप नहीं है, ठीक है। ये है भारत एक मौज, लेकिन मौज वहां तक पहुंच गई। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में झगड़ा हुआ, और यहां पे बैठे बैठे कुछ लोग जिनको कि आजकल के मॉडर्न लैंग्वेज में भक्त कहा जाता है, वो बेमतलब में उछल रहे हैं। उनको वो बेमतलब ततैये बन के भिनभिना रहे हैं यार, कि वो इजराइल को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुमसे मांगा है किसने? इजराइल को तुम्हारे साथ की जरूरत है क्या? वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे यार। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना यार, खामखाई। वो नेतन्याहू ने ट्वीट भी किया कि जिन जिन देशों के झंडे लगा के कि भाई थैंक्स फॉर स्टैंडिंग विद अस, उसमें इंडिया का झंडा नहीं था। ये बता दूं कि इंडिया की जो ऑफिशियल स्टैंड जो यूएन में है वो ये थी कि हम पैलेस्टाइन के हक में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ अभी रिसेंटली देखा था। मैं थोड़ी वेग बातें इसलिए भी कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा खुद भी रिसर्च करें इसके ऊपर, खुद भी देखेंगे असल में मुद्दा क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है। बहरहाल वो अलग बात है। भक्त लोगों की बातें करते हैं तो उनको मतलब इजराइल ने इंडिया का झंडा भी नहीं लगाया अपने थैंक यू ट्वीट में। ये यहां से बेमतलब में बोल रहे हैं कि आपने हमारा झंडा नहीं लगाया, कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके साथ हैं। मतलब कॉलेज में वो लड़के नहीं होते जो मतलब मुफ्त की खाना खाने के लिए शादियों में घुस जाते हैं बिना बुलाए, और फिर जो ओनर है मतलब या जिनकी भी घर परिवार जिनकी भी शादी है वो उनको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, आपने हमें धक्के मारे, एक्नॉलेज भी नहीं किया, फिर भी हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हद बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है। मतलब वो जो कॉलेज में वो स्टॉकर टाइप लड़के नहीं होते जो सॉफ्ट दिल के स्टॉकर्स होते हैं, रांझना टाइप, जो अपने आप को यही सोचते हैं कि मैं तो सारी दुनिया से मोहब्बत करता हूं लेकिन दुनिया मुझे रिजेक्ट करती है, ठीक है। वो मतलब लड़की उसे एक्नॉलेज भी नहीं करती, लड़की को उसके एग्जिस्टेंस का इल्म भी नहीं है, लेकिन उसको भयंकर प्यार है उस लड़की से। और फिर वो लड़की जब किसी और के साथ चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ निकल लेती है तो दिल थाम के बोलते हैं जा 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 सिमरन, तू जी ले अपनी जिंदगी, मैं फिर भी तुझे, तू चाहे मेरी हो या ना हो, मैं फिर भी तेरा हूं। इस लेवल की दुर्गति इन्होंने करा के रखी हुई है। अभी मैं एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं, मैंने नोट करके लिखा, ट्वीट है या फेसबुक पोस्ट है, मैंने नोट करके रखा हुआ था, जरा पढ़ के लेवल देखिए। ट्वीट में लिखते हैं, सॉरी पोस्ट में या ट्वीट में, आई डोंट रिमेंबर, वहां से लिखते हैं कि यहूदियों का मूल डीएनए द्वारका के यदुवंशी राजपूत से है। समझे आप? यहूदियों का मूल डीएनए जो है वो द्वारका के यदुवंशी राजपूत से है, और 5700 वर्ष पहले इजराइल रावण के दादा की नगरी थी। मतलब 5700 वर्ष पहले इजराइल रावण के दादा की नगरी थी। इजराइल की राजधानी रामलला है और गाजा पट्टी का मूल नाम गजापति हुआ करता था। ये भाई साहब लिख रहे हैं कि 5700 साल पहले रावण के दादा की, यार तुम इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे तो रावण के दादा का नाम भी देते, यार किसी को पता ही नहीं रावण के दादा का नाम क्या। अगर आपको 5700 साल पुरानी बातें पता है तो रावण के दादा का नाम किसी को मालूम है? रावण के बाप का भी नाम मालूम है किसी को? वो भी नहीं मालूम है। जो वो जरूरी इंफॉर्मेशन तो लिखी नहीं, और इसराइल के बारे में नाप शनाप लिख दिया वहां पे। ये इसराइलियों को अगर पता चल जाए कि ये जो जितने 100% भक्त है ना, ये सबका हीरो हिटलर है, तो पता चलेगा इनको कि इजराइल है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये देखें कि दिस इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज टू डिफेंड, हैव सम सिंपैथी गाइस। अब बीच में ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं, इसीलिए हमें प्रोग्राम का नाम रखना पड़ा है भारत एक मौज। मोहन भागवत ने बोला कि जो कोरोना में, मोहन भागवत पता है ना आपको कौन है? आरएसएस के जो वो है बॉस हैं, वो बोलते हैं कि कोरोना में जो लोगों की मृत्यु हुई है उनकी मुक्ति हो गई है। आनंद आनंद। काश के दुनिया के सारे जो लीडर्स हैं और उनके स्पिरिचुअल बॉसेस हैं इस पूरी महामारी में इसी तरह की बयानबाजी करें यार कि मुक्ति हो गई है, भक्ति करो, मुक्ति मुफ्त ले जाओ।
अब नया शगुफा छोड़ा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के फायदे गिराने के लिए आईटी सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने एक नया वो शगुफा छोड़ दिया है कि जब सेंट्रल विस्टा बन जाएगा तो सरकार जो अब तक हजारों करोड़ रुपए किराया भरती थी पुरानी बिल्डिंग्स का, वो बच जाएगा। है, सरकार किराया भरती थी, मतलब वो किराएदार थे, हजारों करोड़ का किराया जाता है इतने सालों से। सवाल ये उठता है मकान मालिक कौन है, किसको किराया दे रही थी सरकार? अब जैसे मोदी जी को बाहर जाके बोलना पड़ता है कि हम दुनिया भर में या कहीं पे भी जब टीवी अपीयरेंस होती है उनकी, जब भी कोई उनको सुन रहा होता है तो उनको बोलना पड़ता है कि हम साइंटिफिक तरीके से कोरोना से लड़ेंगे। जैसे कि कल भी उन्होंने डीएम्स वगैरह से और मीटिंग करके बोला कि भाई हमारा कोरोना के प्रति रेस्पॉन्स जो है ना डायनेमिक होना चाहिए। तो अब ये डायनेमिक रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है, मैं जरा ये बताता हूं कि ये तो पता ही उनको जो डाइट चार्ट बनाया गया है बहुत डायनेमिक है वो, ठीक है। उसके बाद जो है कोयम्बटूर में जो है बहुत दिनों के यज्ञ के बाद एक करुणा देवी मंदिर स्थापित कर दिया गया है। और भी डायनेमिक इफेक्ट स्ट्रीट्स पे भी हुआ यूपी के अंदर, जहां पे बीजेपी के लोगों ने रिक्शे पे हवन करते हुए शहरों में घुमाया, गो कोरोना गो कहते हुए। इस तरीके के डायनेमिक काम हो रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक में नहीं बोले जाए। बाहर जाके हम नहीं बोल सकते कि हमारे ये इंडिजिनस जो चीजें हैं और जो जेन्युइनली मेड इन इंडिया एफर्ट्स है ना वो करे जा रहे हैं, वो ट्रूली साइंटिफिक एफर्ट्स हैं, बट बाहर की दुनिया क्या समझेगी, वहां थोड़ी बोल सकते हैं। बहरहाल बाबा रामदेव को प्रॉब्लम हो गई यार, खामखा के कुंभ के मेले को बोलना हिंदुइज्म को बदनाम करने वाली बात है यार। कैसे भैया? भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि घर से मत निकलो है, और आपको जाना है किसी आसपास की किसी दुकान पे जाना है या किसी काम से जाना है, किसी सरकारी दफ्तर में जाना है, और आपको बोला जा रहा है मत निकलो, तो क्या उस दुकान की बेइज्जती होगी, क्या सरकारी दफ्तर की बेइज्जती होगी? आपकी सुरक्षा के लिए तो कहा जा रहा है। इसमें धर्म कहां से लेके आ गए यार बीच में? अगर मैं मंदिर जा रहा हूं और मंदिर की सीढ़ियों पे उस दिन बारिश हो गई है और बारिश की वजह से वहां पे इस तरह की कीचड़ हो गई है कि सीढ़ी पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पैर फिसल सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, उनको गंभीर चोट लग सकती है, और मैं वहां पे एक बोर्ड लगा दूं कि आज मंदिर मत जाए या 1-2 दिन मंदिर मत जाए क्योंकि इसको सूख जाने दे, तो क्या ये मंदिर की बेइज्जती है, हिंदुइज्म की बेइज्जती है? क्या लॉजिक है यार ये? ओ शिट, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट लॉजिक? आई एम सॉरी। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। अगली मौजों के साथ आपके पास आता रहूंगा, लेकिन अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि मोदी जी इस देश के लिए नहीं है, देश मोदी जी के लिए है। थोड़ी एम्पैथी दिखाएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम।